इतिहास में कई बार ऐसा होता है ना कि एक बेहद मामूली सी घटना, एक बहुत ही छोटी सी चूक पूरी दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल कर रख देती है। बहुत बार ऐसा देखा गया है। तो जरा उस पल की कल्पना की जाए। एक ड्राइवर अपनी खुली छत वाली शानदार कार चला रहा है और उसे अचानक एहसास होता है कि वो गलत रास्ते पर आ गया है। और वो घबराहट में ब्रेक लगाता है। बिल्कुल। गाड़ी के इंजन की भारी गड़गड़ाहट के बीच वो कार को पीछे मोड़ने की कोशिश करता है, सिर्फ एक मामूली सा रॉन्ग टर्न। लेकिन वो 1 सेकंड की देरी। हाँ, उस एक गलत मोड़ की कीमत आने वाले सालों में दुनिया के करोड़ों लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है ये। सच में। और ये किसी हॉलीवुड की थ्रिलर फिल्म का कोई काल्पनिक दृश्य नहीं है, बल्कि ये हमारी आज की इस गहरी पड़ताल का मुख्य विषय है। आज हम दस्तावेजों, ऐतिहासिक नोट्स और युद्ध के उन पन्नों की गहरी पड़ताल करने वाले हैं जो प्रथम विश्व युद्ध के उस खौफनाक दौर की असली कहानी बयां करते हैं। और मैं ये साफ कर दूं कि इस चर्चा का मकसद केवल तारीखों को दोहराना या जनरलों के नाम याद करना नहीं है। एकदम से। इसका असली मकसद ये समझना है कि कैसे कुछ देशों का अहंकार, उनका अंधा लालच और संधियों का एक जटिल जाल बुना गया, जिसने पूरी इंसानियत को एक ऐसे अंधेरे और खूनी कुएं में धकेल दिया जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा था। देखिए, इस विषय की गहराइयों में जाते हुए सबसे पहली बात जो उभर कर सामने आती है वो ये है कि इतना भयानक विश्व युद्ध कभी भी रातों रात शुरू नहीं होता। मतलब कोई एक दिन अचानक से ऐसा नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं। ये सोचना गलत होगा कि किसी एक दिन अचानक कुछ देशों का मूड खराब हुआ और उन्होंने एक दूसरे पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। ये दरअसल दशकों से पक रहा एक परफेक्ट स्टॉर्म था, एक महातूफान। हाँ, जिसे आकार लेने में कई पीढ़ियों का समय लगा। जो कुछ भी 1914 में हुआ वो लंबे समय से सुलग रही एक खामोश आग का बस एक विस्फोट था। बारूद तो पहले से ही इकट्ठा किया जा चुका था। पर नजर डालें तो वहां मुख्य रूप से 6 बड़े खिलाड़ी नजर आते हैं। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, रूस और इटली। हाँ, और बाहर से देखने पर सब कुछ बेहद शांत, व्यवस्थित और चमकदार लग रहा था। बड़े बड़े शहर बस रहे थे, औद्योगिक क्रांति अपने चरम पर थी। लेकिन इस चमक दमक के पीछे अंदर ही अंदर एक अजीब सी बेचैनी और असुरक्षा पनप रही थी। हर देश जैसे किसी बहुत बड़े धमाके की खामोश तैयारी कर रहा था। और वो तैयारी क्या थी? अगर हम इसे व्यापक नजरिए से जोड़कर देखें तो उस बेचैनी के पीछे 4 बहुत बड़े और गहरे कारण दिखाई देते हैं जो यूरोप की नींव को अंदर ही अंदर खोखला कर रहे थे। इतिहासकार इसे अक्सर 4 स्तंभों के रूप में देखते हैं। सबसे पहला और सबसे खतरनाक कारण था राष्ट्रवाद या नेशनलिज्म। ये आज के समय के सामान्य देश प्रेम से बहुत अलग और बेहद उग्र था। मतलब हर देश खुद को श्रेष्ठ मान रहा था। एकदम सही। हर यूरोपीय देश के अंदर ये अहंकार कूट कूट कर भर गया था कि उनकी संस्कृति, उनकी भाषा, उनकी सेना और उनका खून ही दुनिया में सबसे महान है। और इस श्रेष्ठता को साबित करने का एकमात्र तरीका था दूसरों को नीचा दिखाना। ये तो वही बात हुई कि जब हर कोई खुद को सबसे ताकतवर और अजय मानने लगे तो टकराव को टाला ही नहीं जा सकता। बिल्कुल। और इसी बेतहाशा अहंकार ने एक और खतरनाक चीज को जन्म दिया, साम्राज्यवाद यानी इंपीरियलिज्म। नई कॉलोनियां बनाने की होड़। हाँ, उन दिनों किसी भी देश की महानता इस बात से नहीं मापी जाती थी कि उसके नागरिक कितने खुश हैं, बल्कि इस बात से तय होती थी कि दुनिया के नक्शे पर उसने कितने देशों को अपना गुलाम बना रखा है। नई नई कॉलोनियों और संसाधनों पर कब्जा करने की एक अंधी दौड़ चल रही थी, खासकर अफ्रीका और एशिया में। सही कहा। इन यूरोपीय शक्तियों के बीच गिद्धों जैसी प्रतिस्पर्धा थी। हर किसी को दूसरे के हिस्से की जमीन और खनिजों का लालच था। इसके बाद तीसरा कारण आता है सैन्यवाद या मिलिट्रिज्म। हर देश अपनी सेना को विशाल बनाने और आधुनिक हथियारों का जखीरा खड़ा करने में लगा हुआ था। बड़े बड़े जंगी जहाज, जिन्हें ड्रेडनॉट कहा जाता था, उनका निर्माण जोरों पर था। मतलब कूटनीति और शांति की मेज पर बातचीत तो हो रही थी, लेकिन सबने अपनी पीठ के पीछे भरी हुई बंदूकें छिपा रखी थी। ये एक बहुत ही सटीक तुलना है। और इसी डर और अविश्वास के माहौल ने चौथे और सबसे विनाशकारी कारण को जन्म दिया, संधियां या अलायंसेस, गुटबंदी। हाँ, जब हर देश दूसरे से डरने लगा तो उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए गुट बनाना शुरू कर दिया। पूरा यूरोप मुख्य रूप से 2 बड़े सशस्त्र कैंपों में बंट गया। एक तरफ था ट्रिपल एंटेंटे, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस और रूस शामिल थे। और दूसरी तरफ था ट्रिपल अलायंस, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली थे।
इन संधियों की सबसे खतरनाक शर्त ये थी कि अगर गुट के किसी एक देश पर कोई आंच भी आई तो बाकी देशों को बिना सोचे समझे युद्ध में कूदना ही पड़ेगा। ये एक ऐसा मकड़ा जाल था जिसमें अगर एक तार हिलता तो पूरा जाल कांप उठता। ये बात सच में डराने वाली है। इन संधियों को देखकर ऐसा लगता है जैसे उस समय के सभी यूरोपीय देश बारूद के एक विशाल पहाड़ पर बैठे थे और हर किसी के हाथ में एक जलती हुई माचिस की तीली थी। सब कुछ इतना तनावपूर्ण था कि बस एक मामूली सी चिंगारी का इंतजार था। और वो चिंगारी भड़की भी। हाँ, और यहाँ कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है क्योंकि वो चिंगारी भड़की 28 जून 1914 को। दिन था 28 जून का और जगह थी बोस्निया का साराजेवो शहर। इस दिन की घटनाओं का जो ऐतिहासिक विवरण मिलता है वो किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। बिल्कुल। सड़कों पर भारी भीड़ थी, लोग खिड़कियों से झांक रहे थे और ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के उत्तराधिकारी आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनांड और उनकी पत्नी सोफी को देखने के लिए पूरा शहर उमड़ पड़ा था। वे दोनों एक खुली छत वाली शानदार कार में शहर का दौरा कर रहे थे। यहाँ की राजनीतिक स्थिति को समझना बहुत जरूरी है। साराजेवो उस समय ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के नियंत्रण में था, लेकिन वहां की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, विशेष रूप से सर्बियन राष्ट्रवादी, इस विदेशी शासन से सख्त नफरत करते थे। वो आजादी चाहते थे? हाँ, उनका दृढ़ विश्वास था कि बोस्निया को ऑस्ट्रिया हंगरी के चंगुल से आजाद होकर एक स्वतंत्र सर्बिया का हिस्सा बनना चाहिए। उनके अंदर एक गहरी राजनीतिक बगावत सुलग रही थी। ब्लैक हैंड नाम का एक गुप्त और हिंसक संगठन इस काम के लिए तैयार बैठा था। वो सिर्फ विरोध नहीं करना चाहते थे? नहीं, ये ऑस्ट्रिया हंगरी के पूरे साम्राज्य को उखाड़ फेंकने की एक सोची समझी योजना थी। और इसी खतरनाक योजना के तहत उस दिन साराजेवो की सड़कों पर आर्कड्यूक की हत्या की साजिश रची गई थी। परेड के रास्ते में हत्यारे पहले से गात लगाए बैठे थे। जब आर्कड्यूक का काफिला वहां से गुजरा तो भीड़ में छिपे एक हमलावर ने उनकी कार पर एक बम फेंका। लेकिन किस्मत देखिए। हाँ, वो बम कार के पीछे के हिस्से से टकराकर सड़क पर बाउंस हुआ और पीछे आ रही दूसरी गाड़ी के पास जाकर फट गया। आर्कड्यूक और उनकी पत्नी दोनों सुरक्षित बच गए, लेकिन उनके कुछ अधिकारी घायल हो गए। इसके बाद काफिले को तुरंत वहां से सुरक्षित निकाल लिया गया और वे टाउन हॉल पहुंच गए। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इतने बड़े और जानलेवा हमले के बाद भी आर्कड्यूक ने अपना साराजेवो का दौरा रद्द नहीं किया। किसी भी सामान्य स्थिति में शाही मेहमानों को तुरंत शहर से बाहर निकाल लिया जाता है। बिल्कुल, सुरक्षा सबसे पहले आती है। लेकिन आर्कड्यूक ने एक बहुत ही अजीब फैसला लिया। उन्होंने जिद की कि वो अस्पताल जाकर उस बम धमाके में घायल हुए अपने अधिकारियों से मिलेंगे। और इतिहास की नजरों में यही वो एक फैसला था जिसने पूरी दुनिया की किस्मत पर मोहर लगा दी। ये घटना सच में रोंगटे खड़े कर देती है। अस्पताल जाते समय काफिले के रास्ते को बदल दिया गया था, लेकिन आर्कड्यूक की कार के ड्राइवर को इस नए रास्ते की जानकारी नहीं थी। उसने शहर की एक गली में, जिसे फ्रांज जोसेफ स्ट्रीट कहा जाता था, एक गलत मोड़ ले लिया। वही रॉन्ग टर्न। हाँ, जब सामने बैठे अधिकारी ने ड्राइवर को उसकी गलती बताई तो उसने कार के ब्रेक लगाए और गाड़ी को पीछे करने के लिए गियर बदला। लेकिन इसी कोशिश में कार का इंजन बंद हो गया और गाड़ी बीच सड़क पर रुक गई। और ऐतिहासिक संयोग देखिए, वो कार ठीक उसी जगह जाकर रुकी जहां एक कैफे के बाहर गैव्रिलो प्रिंसिप नाम का एक 19 साल का सर्बियन राष्ट्रवादी खड़ा था। ये वही लड़का था जो हत्या की मुख्य साजिश में शामिल था। ये इतिहास के सबसे अचंभित करने वाले संयोगों में से एक है। एक तरफ दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक का उत्तराधिकारी और दूसरी तरफ 19 साल का एक हताश विद्रोही। गैव्रिलो प्रिंसिप को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ होगा जब उसने देखा कि जिस शिकार को वो ढूंढ रहा था वो खुद उसकी आंखों के सामने आकर रुक गया है। और उसने क्या किया? उसने कोई समय नहीं गंवाया। अपनी जेब से पिस्तौल निकाली और कार के बेहद करीब जाकर 2 गोलियां चला दी। एक गोली आर्कड्यूक की गर्दन में लगी और दूसरी उनकी पत्नी सोफी के पेट में। चंद मिनटों के भीतर दोनों की मौत हो गई। एक 19 साल के लड़के द्वारा चलाई गई उन 2 गोलियों की आवाज ने उस पूरे बारूद के पहाड़ में आग लगा दी। इस घटना ने पूरे ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य की जड़ों को हिलाकर रख दिया और वहां गुस्से की एक ऐसी लहर दौड़ गई जिसे शांत करना नामुमकिन था। उन्हें पूरा यकीन था कि इस हत्या के पीछे सीधे तौर पर सर्बिया की सरकार और वहां की खुफिया एजेंसियों का हाथ है। तो क्या उन्होंने तुरंत हमला कर दिया? नहीं, ऑस्ट्रिया हंगरी ने सीधे तौर पर युद्ध शुरू करने के बजाय कूटनीति का एक ऐसा खतरनाक खेल खेला जिसका कोई जवाब नहीं था।
उन्होंने सर्बिया को एक ऐसा अल्टीमेटम भेजा जिसे इतिहास के सबसे कठोर दस्तावेजों में गिना जाता है। उसमें क्या शर्तें थीं? यह अल्टीमेटम इस तरह से तैयार किया गया था कि कोई भी आज़ाद देश उसे पूरी तरह से मान ही नहीं सकता था। उन्होंने सर्बिया को जवाब देने के लिए सिर्फ 48 घंटे का समय दिया। सर्बिया को ऑस्ट्रिया हंगरी के खिलाफ काम करने वाले सभी राष्ट्रवादी समूहों को कुचलना था, अखबारों को बंद करना था। ये तो ठीक है, पर पेच कहाँ फंसा? सबसे विवादित शर्त ये थी कि सर्बिया को ऑस्ट्रियन पुलिस और अधिकारियों को अपनी जमीन पर आकर इस हत्या की जांच करने की पूरी छूट देनी होगी। ये तो सीधे सीधे किसी भी देश की आजादी को खत्म करने वाली बात थी। कोई भी देश अपनी जमीन पर विदेशी पुलिस को कैसे घुसने दे सकता है? सही कहा। सर्बिया का जवाब बहुत ही नपातुला और कूटनीतिक था। उन्होंने युद्ध से बचने की हर मुमकिन कोशिश की और लगभग सभी शर्तें मान लीं, लेकिन उन्होंने उस एक शर्त को मानने से साफ इनकार कर दिया जिसमें ऑस्ट्रियन अधिकारियों को सर्बिया में स्वतंत्र जांच की बात कही गई थी। अपनी संप्रभुता बचाने के लिए? बिल्कुल। सर्बिया का तर्क स्पष्ट था कि ये उनकी संप्रभुता पर सीधा हमला है। ऑस्ट्रिया हंगरी को बस इसी बहाने की तलाश थी। सर्बिया के इस इनकार को युद्ध की घोषणा मान लिया गया और 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर युद्ध का ऐलान करते हुए बेलग्रेड पर बमबारी शुरू कर दी। अब यहां से जो घटनाक्रम शुरू हुआ वो किसी डरावने दुस्वप्न से कम नहीं था। ऑस्ट्रिया हंगरी और सर्बिया की लड़ाई सिर्फ उन दो देशों की सरहदों तक सीमित नहीं रही। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि आखिर बाल्कन के इलाके में होने वाली एक स्थानीय लड़ाई ने पूरी दुनिया को कैसे अपनी चपेट में ले लिया। संधियों का वो जाल। हाँ, यहीं पर वो संधियों और गठबंधनों का मकर जाल जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी, अपना खौफनाक काम करता है। ये बिल्कुल ताश के पत्तों के एक महल के ढहने जैसा था। सर्बिया, जो कि एक स्लाविक मूल का देश था, उसे बचाने के लिए उसका पुराना दोस्त और रक्षक रूस अपनी विशाल सेना लेकर मैदान में आ गया। रूस ने अपनी सीमाओं पर सेनाओं की तैनाती शुरू कर दी और जैसे ही रूस का ये विशाल सैन्य तंत्र सक्रिय हुआ, ऑस्ट्रिया हंगरी का सबसे ताकतवर साथी जर्मनी पूरी तरह से भड़क गया। जर्मनी ने रूस को सेना पीछे हटाने की चेतावनी दी और जब रूस ने ऐसा नहीं किया तो जर्मनी ने रूस पर धावा बोल दिया। अब रूस संकट में था और संधियों के उसी जाल के कारण फ्रांस, जो रूस का पक्का साथी था, उसे भी अपनी सेनाएं उतारनी पड़ी। अब जर्मनी के सामने एक बहुत बड़ी रणनीतिक चुनौती थी। उसे एक साथ दो मोर्चों पर लड़ना था, पूरब में विशाल रूस से और पश्चिम में ताकतवर फ्रांस से। तो उन्होंने क्या योजना बनाई? जर्मनी के जनरलों ने एक योजना बनाई जिसे श्लीफेन प्लान कहा जाता है। उनकी योजना थी कि रूस की सेना धीमी है, इसलिए पहले फ्रांस पर पूरी ताकत से हमला करके उसे हरा दिया जाए और फिर रूस की तरफ मुड़ा जाए। लेकिन फ्रांस तक तेजी से पहुंचने के लिए जर्मनी ने एक भयानक गलती की। बेल्जियम वाला रास्ता। हाँ, उन्होंने फ्रांस पर सीधे हमले के बजाय एक ऐसे देश के बीच से अपनी सेना निकालने का फैसला किया जिसका इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं था। वो देश था बेल्जियम। बेल्जियम ने तो हमेशा से तटस्थ यानी न्यूट्रल रहने की कसम खाई थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि ब्रिटेन ने बेल्जियम की इस तटस्थता और सुरक्षा की गारंटी ली हुई थी। जैसे ही जर्मनी की विशाल सेना ने बेल्जियम की सीमाओं को रौंदा, ब्रिटेन शांत नहीं रह सका। उसने बेल्जियम की रक्षा के नाम पर जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। देखते ही देखते कुछ ही हफ्तों के भीतर पूरी दुनिया दो बड़े धड़ों में बंट गई। एक तरफ थे मित्र राष्ट्र यानी एलाइज, जिसमें शुरुआत में ब्रिटेन, फ्रांस और रूस थे, और दूसरी तरफ थी केंद्रीय शक्तियां या सेंट्रल पावर्स, जिनमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और बाद में ऑटोमन साम्राज्य भी शामिल हो गया। और इसके बाद जो युद्ध शुरू हुआ उसने इंसानियत के इतिहास में क्रूरता के सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये पुराने जमाने की वो लड़ाई नहीं थी जहां सैनिक चमचमाती वर्दियों में घोड़ों पर बैठकर मैदान में आमने सामने लड़ते थे और शाम को अपने कैंप में लौट जाते थे। ये मशीनों का युद्ध था, पूरी तरह से एक औद्योगिक और मशीनी युद्ध, जहां इंसानों को फैक्ट्रियों के उत्पादों की तरह मौत के घाट उतारा जा रहा था। जब हम इस गहरी पड़ताल के लिए जुटाए गए दस्तावेजों में इस युद्ध के असली रूप को पढ़ते हैं तो सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फ्रेंच वॉरफेयर या खाइयों का युद्ध इस विश्व युद्ध का सबसे डरावना और अमानवीय सच था। हाँ, फ्रांस और बेल्जियम की सीमाओं पर हजारों किलोमीटर लंबी खाइयां खोदी गई थीं। और ये कोई सामान्य खाइयां नहीं थीं। लाखों सैनिक महीनों और सालों तक उन खाइयों की कीचड़ में फंसे रहे।
वहां बारिश का पानी भरा रहता था, चारों तरफ सड़ते हुए शवों की बदबू थी, बिल्लियों के आकार के चूहों का आतंक था और मौत का डर हर पल। हर पल दुश्मन के तोप के गोलों के फटने का डर सिर पर मंडराता रहता था। सैनिक सिर्फ दुश्मन की गोलियों से नहीं मिल रहे थे, बल्कि खाइयों की भयंकर बीमारियों जैसे ट्रेंच फुट से तड़प तड़प कर अपनी जान दे रहे थे, जहां ठंड और कीचड़ के वजह से उनके पैर गलने लगते थे। ये एक ऐसी मानसिक और शारीरिक यातना थी जिसने इंसानी दिमाग को झकझोर कर रख दिया। इस भयानक ट्रेंच वॉरफेयर की शुरुआत 1914 के बैटल ऑफ मार्ने से हुई थी, जहां फ्रांस और ब्रिटेन की सेनाओं ने जर्मनी की तेजी से बढ़ती हुई सेना को पेरिस के ठीक बाहर रोक दिया था। वहीं से गतिरोध शुरू हुआ। हाँ, यहीं से दोनों सेनाएं आमने सामने खाइयों में डट गईं और एक ऐसा गतिरोध पैदा हुआ जो सालों तक नहीं टूटा। इसके बाद 1916 का बैटल ऑफ वर्दन हुआ, जिसे इतिहास का सबसे लंबा और मीट ग्राइंडर या मांस पीसने वाली मशीन कहा जाता है। ये करीब 10 महीने तक चला था ना? सही कहा। इसमें फ्रांस और जर्मनी के लाखों सैनिक मारे गए, लेकिन जमीन का 1 इंच भी किसी के हाथ नहीं लगा। उसी साल बैटल ऑफ सोम भी लड़ा गया। इस लड़ाई के पहले ही दिन ब्रिटिश सेना के लगभग 60,000 सैनिक मारे गए या घायल हुए। ये बहुत बड़ा नुकसान था, और यहाँ पहली बार मैदान में टैंकों का इस्तेमाल भी किया गया था। बिल्कुल। इसके अलावा गैलीपोली अभियान भी हुआ, जहां मित्र राष्ट्रों ने ऑटोमन साम्राज्य की राजधानी पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन वहां की खड़ी चट्टानों और मजबूत सुरक्षा के सामने उन्हें भारी नुकसान उठाकर वापस लौटना पड़ा। ये सिर्फ युद्ध के मैदानों की बात नहीं थी, हथियारों की तकनीक भी एक खौफनाक स्तर पर पहुंच गई थी। नई नई मशीनों ने सामूहिक हत्याओं को बहुत आसान बना दिया था। मशीन गन, जो 1 मिनट में सैकड़ों गोलियां दाग सकती थीं, उन्होंने पैदल सेना के हमलों को आत्महत्या में बदल दिया। और रासायनिक हथियार यानी केमिकल वेपन्स, वो सबसे खौफनाक थे। सोचिए, एक सैनिक अपनी खाई में बैठा है और अचानक हवा का रंग बदल जाता है। मस्टर्ड गैस और क्लोरीन गैस के पीले और हरे बादल खाइयों में भर जाते थे। जो सैनिक गैस मास्क नहीं पहन पाते थे, उनके फेफड़े अंदर ही अंदर जलने लगते थे। ये मौत का एक ऐसा भयानक रूप था जिसे देखकर अच्छों की रूह कांप जाती थी। और समुद्र के अंदर जर्मनी ने यू बोट्स यानी पनडुब्बियों का ऐसा जाल बिछाया कि उन्होंने न सिर्फ युद्धपोतों को, बल्कि आम व्यापारिक और यात्री जहाजों तक को बिना किसी चेतावनी के डुबोना शुरू कर दिया। यह युद्ध 3 साल से ज्यादा समय तक बिना किसी स्पष्ट नतीजे के खिंचता चला गया। दोनों तरफ की सेनाएं और उनके देश पूरी तरह से थक चुके थे। उनके संसाधन खत्म हो रहे थे और जनता बगावत पर उतर आई थी। लेकिन फिर एक बड़ा बदलाव आया। हाँ, 1917 में एक ऐसा पल आया जिसने पूरी बाजी पलट कर रख दी। अमेरिका, जो अब तक इस यूरोपीय युद्ध से खुद को अलग रखे हुए था, उसने मित्र राष्ट्रों की तरफ से युद्ध में प्रवेश करने का फैसला किया। वो जर्मन पनडुब्बियों के हमलों की वजह से? बिल्कुल। जर्मन पनडुब्बियों द्वारा अमेरिकी जहाजों को डुबोना और जर्मनी द्वारा मैक्सिको को अमेरिका के खिलाफ भड़काने की साजिश ने अमेरिका को युद्ध में खींच लिया। अमेरिका के आने से मित्र राष्ट्रों को ताज़ा सैनिकों की एक बहुत बड़ी फौज मिली, और सबसे अहम बात, हथियारों, खाने और पैसों का एक अटूट भंडार मिल गया। इस नई खून और संसाधनों ने युद्ध का पलड़ा निर्णायक रूप से मित्र राष्ट्रों के पक्ष में झुका दिया। एकदम सही। तो इस सब का असल मतलब क्या है? इतने सालों के खूनी संघर्ष, गैस के हमलों, कीचड़ से भरी खाइयों और लाखों करोड़ों जिंदगियों के खत्म होने के बाद आखिरकार 11 नवंबर 1918 को युद्ध के मोर्चों पर शांति छा गई। एक आर्मिस्टिस या युद्ध विराम पर हस्ताक्षर किए गए, और उस शांति ने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। बिल्कुल। सदियों पुराने राजशाही साम्राज्य जैसे रूस का ताकतवर रोमनोव राजवंश, ऑस्ट्रिया हंगरी का विशाल हैब्सबर्ग साम्राज्य और मध्य पूर्व पर राज करने वाला ऑटोमन साम्राज्य, सब ताश के पत्तों की तरह ढह गए और इतिहास के पन्नों में दफन हो गए। युद्ध के मैदान में गोलियां तो चलना बंद हो गई, लेकिन कूटनीति की मेज पर एक नई जंग शुरू हो चुकी थी। 1919 में पेरिस में एक भव्य शांति सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप मशहूर वर्साई की संधि यानी ट्रीटी ऑफ वर्साई पर हस्ताक्षर किए गए, जो कि बहुत विवादित रही। अगर हम इसके प्रावधानों और शर्तों का गहराई से विश्लेषण करें, तो ये किसी शांति समझौते से ज्यादा एक देश को आर्थिक और मानसिक रूप से पूरी तरह से कुचलने का एक क्रूर दस्तावेज नजर आता है। इसकी शर्तें हारने वाले जर्मनी के लिए इतनी अपमानजनक और कठोर थीं,
जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उन शर्तों को पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे विजेताओं का सारा गुस्सा, सारी नफरत सिर्फ एक ही देश के ऊपर थोप दी गई हो। इसमें कोई शक नहीं है, इस संधि की कई ऐसी शर्तें थीं जिन्होंने जर्मनी की कमर तोड़कर रख दी। सबसे पहली और सबसे चुभने वाली शर्त थी वॉर गिल्ट क्लॉज, जिसे अनुच्छेद 231 कहा जाता है, जिसमें उन्हें सारा दोष अपने सिर लेना पड़ा। हाँ, इसके तहत जर्मनी की सरकार को मजबूर किया गया कि वो आधिकारिक और लिखित रूप से ये स्वीकार करें कि इस पूरे विश्व युद्ध, उसके विनाश और उससे हुए हर एक नुकसान के लिए सिर्फ और सिर्फ जर्मनी और उसके साथी ही जिम्मेदार हैं। और आर्थिक जुर्माना भी तो बहुत बड़ा था। दूसरी सबसे बड़ी शर्त थी रेपरेशन या भारी आर्थिक जुर्माना। जर्मनी पर 132 बिलियन गोल्ड मार्क का जुर्माना लगाया गया। ये रकम इतनी बड़ी थी कि युद्ध से तबाह हो चुका एक देश इसे किसी भी हाल में नहीं चुका सकता था। इसके कारण जर्मनी में ऐसी भयानक मुद्रास्फीति यानी हाइपर इन्फ्लेशन आई कि लोग ब्रेड का एक टुकड़ा खरीदने के लिए ठेलों में भरकर नोट ले जाते थे। और ये सजा सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं रही, जर्मनी के भूगोल को भी बेरहमी से काट दिया गया। हाँ, तीसरी शर्त के तहत जर्मनी के कई सबसे महत्वपूर्ण और खनिज संपदा वाले इलाके जैसे अल्सैस लोरेन का पूरा हिस्सा फ्रांस को सौंप दिया गया। इसके अलावा दुनिया भर में फैली जर्मनी की सारी कॉलोनियों को मित्र राष्ट्रों ने अपने अपने साम्राज्यों में मिला लिया। उनकी सेना पर भी तो पाबंदी लगी थी। चौथी शर्त जर्मनी को हमेशा के लिए कमजोर बनाए रखने के लिए थी। जर्मन सेना, जो कभी यूरोप की सबसे ताकतवर सेना मानी जाती थी, उसे घटा के सिर्फ 1 लाख सैनिकों तक सीमित कर दिया गया। उन पर टैंक बनाने, पनडुब्बियां रखने और किसी भी तरह की वायु सेना बनाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। और शांति बनाए रखने के लिए लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई, जो शांति बनाए रखने का पहला बड़ा वैश्विक प्रयास था। हालांकि इतिहास गवाह है कि वो कितना कमजोर साबित हुआ। जब हम दस्तावेजों की इस पूरी गहरी पड़ताल के अंतिम पड़ाव पर पहुंचते हैं तो इस युद्ध की जो असली मानवीय कीमत सामने आती है वो दिल दहला देने वाली है। ये सिर्फ किताबों में लिखे गए कुछ आंकड़े नहीं है, ये जीते जागते इंसान थे। करीब 1 करोड़ 60 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई। 2 करोड़ 10 लाख से ज्यादा लोग ऐसे थे जो हमेशा के लिए अपाहिज हो गए, जिनके अंग कट गए या जो गैस के हमलों से अंधे हो गए। एक पूरी की पूरी युवा पीढ़ी यूरोप की उन खाइयों की कीचड़ में हमेशा के लिए दफन हो गई। साराजेवो की एक साधारण सी सड़क पर घटी एक घटना से शुरू होकर पेरिस के वर्साय महल के शीश महल तक की इस खौफनाक यात्रा ने दुनिया का नक्शा, अर्थव्यवस्था और वैश्विक राजनीति को इतने गहरे घाव दिए जो आज तक महसूस किए जाते हैं। और हमारे आज के इन तमाम ऐतिहासिक स्रोतों और दस्तावेजों से सबसे बड़ा और अहम टेकअवे यानी सीख यही मिलती है कि पेरिस में शांति के नाम पर जो वर्साय की संधि थोपी गई थी, उसी की कठोरता और जर्मनी के उस असहनीय अपमान ने भविष्य में एक और महाविनाश के बीज बो दिए थे। द्वितीय विश्व युद्ध की नींव। बिल्कुल, जिस संधि को दुनिया के सभी युद्धों को हमेशा के लिए रोकने के लिए बनाया गया था, उसकी एक तरफा और बदले की भावना से भरी शर्तों ने जर्मनी के आम लोगों के दिलों में इतना गुस्सा, हताशा और नफरत भर दी, जिसने महज 2 दशक बाद पूरी दुनिया को द्वितीय विश्व युद्ध की उससे भी ज्यादा भयानक आग में धकेल दिया। इतिहास का ये पन्ना हमें चीख चीख कर ये सिखाता है कि जब किसी हारे हुए देश को बहुत ज्यादा जलील किया जाता है और उसे कुचला जाता है, तो असल में वहां शांति की स्थापना नहीं हो रही होती, बल्कि अगले और ज्यादा खौफनाक युद्ध की नींव रखी जा रही होती है। ये जानकारी आज के समय में भी उतनी ही प्रासंगिक और डराने वाली है। आज की इस आधुनिक दुनिया में भी राष्ट्रवाद का वो उग्र रूप और देशों के बीच संधियों के जटिल जाल वैसे ही बिछे हुए हैं जैसे 1914 में थे। ये समझना बहुत जरूरी है कि सूचनाओं की और इतिहास की इस गहरी पड़ताल से ही हम अतीत की उन भयानक गलतियों को पहचान सकते हैं और भविष्य के खतरों को भांप सकते हैं। एकदम सही। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले इतिहास का एक ऐसा सवाल जो सच में दिमाग को झकझोर कर रख देता है। इस पर गौर किया जाए तो अगर सराजेवो की उस सड़क पर कार का वो ड्राइवर वो एक गलत मोड़ नहीं लेता, तो क्या सच में दुनिया के वो करोड़ों लोग अपनी जान गंवाने से बच जाते? ये सोचने वाली बात है। या फिर यूरोप के उस सुलगते हुए बारूद के ढेर को फटने के लिए किसी भी बहाने की तलाश थी और ये खौफनाक विनाश चाहे जो भी हो जाता हर हाल में होना ही था? इस पर जरूर विचार कीजिएगा।